नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी, है ना, जो जियोग्राफी की है, और इसका ये चैप्टर 5 है। ठीक, चैप्टर 5 में देखिए हमने इसे कई पार्ट में बांट रखा है ना। तो पार्ट 1 पहले ही पढ़ा चुका हूँ और पार्ट 2 भी पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो आप जाएंगे हमारे चैनल पर तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, ये है पार्ट 3 और हमने पिछले पार्ट 2 में कहाँ ख़त्म किया था? ये ज्वालामुखीयता से इसको ख़त्म किया था। ठीक, तो इसके आगे से ही हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए ज्वालामुखीयता क्या है। तो ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा, है ना। देखिए लावा और मैग्मा दोनों अलग अलग चीज़ हैं, पहले समझ लीजिए। तो पहले ज्वालामुखीयता क्या है, ऐसे मोटी मोटी बात मैं आपको यहाँ बता दूँ। देखिए एक तो होता है ज्वालामुखी का मुख, है ना। उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से बनता है क्रेटर। ठीक, और यहाँ पर ऐसे ज्वालामुखी की एक पाइप होती है जहाँ से ये मैग्मा बाहर आता है। कहाँ से? एस्थेनोस्फेयर होता है, वहीं पर होता है मैग्मा चैम्बर, है ना। जो एस्थेनोस्फेयर होता है ऊपरी मेंटल और निचले क्रस्ट को मिलाकर के बनता है। ठीक है ना, और यहीं से मैग्मा जो है वो इस तरीके से बाहर आता है। ये होता है छिद्र, जिसे क्रेटर कहते हैं ना, ज्वालामुखी का चित्र, और ये शंकु होता है। ठीक, तो देखिए इसको हम बोलते हैं मैग्मा। ठीक, क्या बोलते हैं? मैग्मा। और ये मैग्मा का एस्थेनोस्फेयर से एक नली या वीवर द्वारा धरातल के बाहर आना, बाहर आ करके इस तरीके से फैलना। ठीक है ना, ये पूरी जो क्रिया आप देख रहे हैं, इस पूरी क्रिया ही दरअसल है ज्वालामुखीयता। ठीक, इसी को बोलते हैं ज्वालामुखीयता। तो ये समझ लीजिए ये मैग्मा है, और जो बाहर आ गया ना, इसी को बोला जाता है लावा। ठीक, तो मैग्मा क्या हो गया? अगर वो धरातल के अंदर है ना, जो छिद्र है, छिद्र के अंदर है, धरातल के अंदर है, तो वो है मैग्मा, और बाहर आ गया तो वो होता है लावा। ठीक, तो मैग्मा का पृथ्वी के अंदर से, आंतरिक भाग से मैग्मा का बाहर निकलने की जो ये पूरा प्रोसेस होता है ना, ये पूरा प्रोसेस ही कहलाता है ज्वालामुखीयता। ठीक, मतलब क्या कि धरातल के अंदर से मैग्मा का बाहर आना, ठीक, और आकर के वो पूरा फैलना, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो पूरा क्या कहलाता है? ज्वालामुखीयता के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ज्वालामुखीयता के अंतर्गत क्या आ रहा है? पिघली हुई शैलों, या इसी को बोला जा रहा है लावा, है ना, मैग्मा का भूतल की ओर संचलन, यानी भूतल की ओर, जो हमारा धरातल है, धरातल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। ठीक, तो क्या क्या आ गया है इसमें भैया? देखिए ज्वालामुखीयता में क्या क्या आ गया? सिंपल बात है। पहली बात तो ये है कि जो ज्वालामुखी, एक तो ज्वालामुखी का पूरा बनना, है ना, ज्वालामुखी का ये जो मैग्मा है, इस मैग्मा का बाहर आना। ठीक, और ये मैग्मा का बाहर आकर के ऐसे फैलना लावा के रूप में, और ठीक इसके अंदर और बाहर जो भी संरचना बन रही है ना, जो भी संरचना स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक, जैसे लाइकोलिथ, फैकोलिथ, ये सब स्ट्रक्चर बनते हैं ना मैग्मा से, इन सभी को हम, जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को ही बोला जाता है ज्वालामुखीयता। ठीक, यही बात यहाँ पर की जा रही है कि जो लावा है, लावा का भूतल की ओर संचलन मतलब आना, और अनेक आंतरिक, आंतरिक मतलब पृथ्वी के धरातल के अंदर और बाहर, है ना, जो स्वरूप बनते हैं, जो स्ट्रक्चर बन रहा है ज्वालामुखी से, उसका पूरा निर्माण ही में शामिल है ज्वालामुखीयता। ठीक, देखिए अब क्या है कि इस पुस्तक की द्वितीय इकाई में ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैल शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। ठीक, तो आगे भी पढ़ेंगे, पीछे हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें की है। ठीक, अब देखिए ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी में क्या भेद है, अब समझ लीजिए कि ज्वालामुखी में पूरा प्रोसेस होता है, पूरा स्ट्रक्चर जो मैग्मा है वो सब बाहर आता है, स्ट्रक्चर बनता है, फैलता है, वो पूरा होता है आपका ज्वालामुखीयता। और ज्वालामुखी क्या होता है? एक कोन, एक शंकु, या एक ऐसा वीवर या छिद्र जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, इसी को बोला जाता है ज्वालामुखी। ठीक,
देखिए बाहिर्जानिक प्रक्रियाएं, इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। पहले भी बता चुका हूँ कि बाहिर्जनिक पृथ्वी के अंदर दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक आंतरिक बल और एक बहिर्जात बल। तो जो आंतरिक बल होता है ना, वो पृथ्वी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है ना, और जो बहिर्जनिक बल है वो पृथ्वी के धरातल के बाहर काम कर रहा है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे बहता हुआ जल है ना, हवा है, ठीक, हिम है, ये सब क्या है, बहिर्जनिक बल के कारक है। देखिए बहिर्जनिक प्रक्रियाएं क्या है, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा और अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। ठीक, तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर रही हैं, सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा, ठीक है ना, जो सूर्य से एनर्जी आ रही वायुमंडल से फिल्टर होकर के वायुमंडल से होते हुए वो ऊर्जा, और अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित, मतलब पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जनिक बल काम कर रहा है, ठीक, उससे नियंत्रित क्या है, टेक्टोनिक जो फैक्टर है, टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। ठीक, आगे यहाँ देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल बल पर कार्यरत रहता है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है हमेशा। जैसे अब मान लीजिए कि कोई ये ढाल है ना, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के ऊपर जो भी मलबा है, जो भी कंकड़ पत्थर है, ये कहाँ सरक करके नीचे जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जा कर के डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है भैया, ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत है। ठीक, तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। अभी हम बताया ना, जैसे ढाल है तो यहाँ से जो पदार्थ है ये ढाल से सरक करके यहाँ नीचे जाकर के डिपॉजिट हो रहा है। ठीक, प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल यानी स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को क्या कहते हैं, स्ट्रेस कह रहे हैं। तो ठोस पदार्थ में प्रतिबल यानी स्ट्रेस धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। ठीक, ठोस पदार्थ में ठोस पदार्थ में प्रतिबल यानी स्ट्रेस क्या होता है, धक्का और खिंचाव यानी पुश एंड पुल से उत्पन्न होता है। ठीक, जो ठोस पदार्थ है उसमें कैसे मूवमेंट होगा, ठीक, या तो धक्का होगा या खिंचाव होगा। ठीक, इससे विकृत प्रेरित होती है। ठीक, धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल, अपरूपण प्रतिबल, है ना, यानी क्या होता है, शियर स्ट्रेस, विलगकारी बल इसको बोलते हैं, होते हैं। ठीक, यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। ठीक, आगे देखिए, अपरूपण, ये हाँ यही तो है अपरूपण, यहाँ देखिए, अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या विसर्पण या फिसलन होता है। ठीक, देखिए, धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं। ठीक, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, है ना, क्रिस्टलन और पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए, ये बताया है कि अनाच्छादित प्रक्रियाएं क्या क्या होती है। तो अनाच्छादित में जो प्रक्रिया होती है वो अपक्षय, बृहद संचलन और अपर्दन या परिवहन, ये सब क्या है, अनाच्छादन में आता है, डिनुडेशन में आता है। ठीक, और इसको प्रेरित करने वाले बल कौन कौन से, जैसे अपक्षय क्यों हो रहा है, तो अपक्षय में होता है गुरुत्वाकर्षण, आणविक दाब और रासायनिक क्रिया, इसके कारण क्या होता है, अपक्षय होगा। मास वेस्टिंग कैसे होगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। मास वेस्टिंग क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए ये ढाल हो गए, ढाल पर से जो मलबा है ये सरक करके ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मास वेस्टिंग हो रहा है। अपक्षय क्या होता है, समझ लीजिए, जैसे कोई चट्टान है ना, कोई चट्टान है ये, और ये चट्टान क्या हो गई कि गुरुत्वाकर्षण या आणविक दाब या रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या हो गया, धीरे धीरे ये चट्टान कमजोर होकर के टूट गई, इसको बोला जाता है अपक्षय। अपर्दन क्या होता है भैया, ये गतिज ऊर्जा है। इसमें क्या होता है, जैसे ये अपक्षय द्वारा जो मलबा टूटा फूटा है, चट्टान टूटी है, तो यहाँ से कट करके कहीं और चली गई है ना, कट गई, तो इसी को कहा जा रहा है अपर्दन, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक, ये गतिज ऊर्जा हो गई यहाँ पर। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर बताया भी जा रहा है ना। जैसे अभी हमने यहाँ बहिर्जनिक प्रक्रिया में क्या देखा, यही सब तो देख रहे हैं ना, कि इसी के कारण ये सब चीज़ें
डिपॉजिट हो रही हैं, वहाँ से परिवहित हो रही हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से कि भैया देखिए रासायनिक प्रक्रियाएं, यहाँ से देखिए रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ये चट्टान है और चट्टान में कई छोटे छोटे कण मिल करके ही चट्टान बनता है, तो रासायनिक क्रिया क्या करेगी, इन चट्टानों को कमज़ोर कर देगी ना, कमजोर करके इसे ढीला कर देगी, तोड़ देगी। वही बात यहाँ पर करी जा रही है कि रासायनिक प्रक्रियाएं क्या करेगी, सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थ को घुला देते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई चट्टान है तो चट्टान में अगर कोई घुलनशील पदार्थों है और ये कंकड़ हैं, पत्थर हैं, तो इन सब चीज़ों से ये बंधे हुए हैं। तो रासायनिक प्रक्रियाएं क्या करेंगी कि जो घुलने वाला है ना इसको घोल देंगी, तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर बनेगा, बाकी सब कमज़ोर हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक, यही बात यहाँ पर करी जा रही है कि विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड यानी बॉडी में प्रतिबल का विकास, अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन, निक्षेपण का मूल कारण है। ठीक, प्रतिबल क्या हो गया, प्रतिबल का विकास, अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन, निक्षेपण का मूल कारण है। प्रतिबल कौन सा हो गया, वही जो क्या कहते हैं कण थे, और कण में जो घुलनशील पदार्थ थे वो सब घुल जाने की वजह से ये पूरी चट्टान क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होने की वजह से क्या होगा, उसका अपक्षय हो गया, बृहद क्षरण हो गया, संचलन होगा, अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब आगे देखिए, चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, ठीक, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। हर जगह एक ही स्ट्रक्चर नहीं होता, अलग अलग होता है। देखिए तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व हैं। कौन कौन से, एक तो तापक्रम, दूसरा वर्षण, ठीक, जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आगे यहाँ देखिए, यदि बहिर्जनिक है ना भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली क्या बोल दें, डिनोटेशन ना, अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिए कि जितने भी बहिर्जनिक भू आकृतिक सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक शब्दावली में रखते हैं जिसको बोलते हैं अनाच्छादन। ठीक, तो अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत यानी स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। ठीक, अनाच्छादन का मतलब क्या होता है, आवरण हटाना। अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अभी हमने इसके बारे में बताया, यहाँ देख रहे हैं ना, ये क्या देखा है, अनाच्छादन में क्या क्या देखा, एक तो प्रक्रिया होती, कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें आ रही है, अपक्षय, बृहद संचलन, अपर्दन, परिवहन आ रहा है। इसके लिए प्रेरक बल कौन कौन से हैं देख लीजिए, प्रेरक बल या ऊर्जा कौन कौन सी हैं, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक, आणविक दाब तथा रासायनिक क्रियाएं हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गतिज ऊर्जा इसमें अपर्दन में काम कर रही है। अभी हमने इसको समझा दिया। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कि अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है कौन सा, चित्र 5.1। ठीक, अभी दिखाया हमने। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। ठीक, जितनी भी प्रक्रिया होती है उसके लिए एक प्रेरक बल काम करता है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं, जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण, है ना, ताप के में अंतर जो हो रहा है उसकी बात की जा रही है, कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अब देखिए कोई भी एक प्लेस, जैसे मान लीजिए कोई धरती हो गई ना, प्लेट हो गया, तो यहाँ मान लीजिए इक्वेटर लाइन का एरिया हो गया ये। ठीक, तो इक्वेटर लाइन के इधर पोलों पर जब आप जाएंगे, जैसे नॉर्थ और साउथ के पोलों पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पर ठंडी है, यहाँ पर क्या है कि उष्णकटिबंधीय एरिया है, गर्म है यहाँ पर, है ना। तो अब देखिए टेम्परेचर वेरिएशन तो हो ही रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर में अंतर है। ठीक, तो तापमान में अंतर अक्षांशीय है, ठीक, मौसमी भी हो जाता है। जैसे भारत में ही देख लीजिए, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, ठीक, मौसमी परिवर्तन होता है। दूसरी बात, जल थल विस्तार में भी अंतर है। जैसे भारत के एरिया में देख लेंगे, उत्तरी भारत में जल का विस्तार कम है, दक्षिणी भारत में समुद्री विस्तार ज़्यादा है, तो
मौसम का स्पष्ट जो उल्लेख मिलेगा आपको उत्तरी भारत में मिल जाएगा ना, जैसे स्पष्ट गर्मी स्पष्ट ठंडी दिखेगी। लेकिन वहीं केरल कर्नाटक तमिलनाडु को देख लीजिए तो वहाँ पर न ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी न बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि जल स्थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा भी उत्पन्न होती है क्या, कि तापी प्रवणता, है ना, जिसके कारण क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में बहिर्जनिक भू आकृतियाँ या भू आकृतिक प्रक्रियाएँ भी अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए जलवायु प्रदेश स्थित है। अब देखिए तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। इसको पहले ही बता चुका हूँ कि तापमान और वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, ठीक, तो तापमान और वर्षण जलवायु के घटक होते हैं जो कि क्या कर रहा है भैया, कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। भू आकृतिक प्रक्रिया जियोमॉर्फिक प्रोसेस को ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, वनस्पति का घनत्व, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कहाँ पर ज़्यादा वन है कहाँ पर कम है। ठीक, वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो मुख्यतः वर्षा एवं ताप पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं ज़्यादा पानी बरस रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तापमान है, तो वहाँ पर वनस्पति का वितरण भी उसी प्रकार होगा। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। कौन अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहा है भैया, कि वर्षा और तापमान। ठीक, जहाँ पर वर्षा और तापमान रहेगा वहाँ का भू आकृतिक प्रक्रिया भी अलग अलग होगी। ठीक, जैसे अब देख लीजिए वनस्पति का घनत्व, है ना, प्रकार, वितरण, ये मुख्यतः किस पर, वर्षा और ताप पर निर्भर करते हैं, है ना। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही वहाँ वनस्पति का घनत्व भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे राजस्थान वगैरह देख लीजिए, वहाँ पर वर्षा कम होती है, तापमान बहुत ज़्यादा है वहाँ का, तो वहाँ पर वनस्पति घनत्व भी कम है। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं कौन, वर्षा और तापक्रम। ठीक, अब देखिए विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों, जैसे क्या होता है ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्ति। ठीक, मतलब जैसे पहाड़ है ना, तो पहाड़ में सूरज पूरब की तरफ निकल रहा है, तो ये पहाड़ के इस तरफ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा लेकिन इस तरफ सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ जैसे अब ये पहाड़ है तो सूर्य की तरफ वाले पर जो आकृतियाँ बनेगी या जो जीव जंतु या जो भी डेवलपमेंट होगा उसके अपोजिट में यहाँ पर कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचेगा। वही बात यहाँ पर की जा रही है कि जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्व हैं, जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणामुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्ति के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। ठीक, पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, ठीक, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण, है ना, पिघलन की आवृत्ति, तुषार, है ना, व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक, ये सब के कारण ही क्या हो रहा है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी अलग अलग हो रही हैं। आगे यहाँ देखिए, यदि जलवायुवी कारक समान हो, है ना, मतलब जलवायुवी कारक अगर समान है, मान लीजिए वहाँ का टेम्परेचर वर्षा भी अगर समान है, तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। ठीक, जैसे जलवायु कार्य, वर्षा और तापमान भी अगर मान लीजिए बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, तब वहाँ पर कैसी आकृतियाँ, बहिर्जनिक भू आकृतियाँ होंगी, वहाँ पर फिर क्या होगा, रासायनिक संरचना, वहाँ की जो चट्टान है, चट्टान किस प्रकार की है ना, उसकी संरचना पर निर्भर करेगा वहाँ की भू आकृतिक प्रक्रियाएँ। ठीक, संरचना में वलन, भ्रंशन, ठीक, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल, है ना, घटक खनिजों को कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। ठीक, इन सब के कारण ये सब चीज़ें होता है। यहाँ पर एक ग्राफ है, इस ग्राफ को आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक, किस तरीके से यहाँ पर संरचनाएं बनती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते चलिए।
यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण, विभिन्न प्रकार की शैलें, ठीक, अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। ठीक, एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति विरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती हैं। ठीक, विभिन्न जलवायवीय दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। ठीक, अतएव वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बनती हैं। ठीक, चलिए, अधिकांश बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा और मंद होता है। ठीक, तथा अल्पावधि में अनवगम्य, ठीक, अनवगम्य हो सकता है। ठीक, दीर्घावधि में यह सतत श्रांति के कारण शैलों को तीव्र रूप में प्रभावित करता है। अब आगे देखिए, यहाँ अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पट्टी के उद्भव से संबंधित हैं। ठीक, क्या धरातल पर जो भिन्नता आ रही है ना, कहीं पर पर्वत, कहीं पठार, कहीं कैसी चट्टान, कहीं कैसी चट्टान, ये भिन्नता यद्यप क्या है, मूल रूप से भूपर्पट्टी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार, है ना, संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक ना एक रूप में विद्यमान रहती हैं। ठीक, आगे देखिए, कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक, जैसे अब देखिए यहाँ पर है सबसे पहले अपक्षय यानी विदरिंग। तो विदरिंग क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे कोई चट्टान है, तो अब ये कोई चट्टान किसके ताप के कारण या और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसके कारण क्या हुआ, चट्टानों का अपने स्थान पर ही रह करके क्या हो जाना, कमज़ोर हो जाना, है ना, कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होकर के टूट जाना, मतलब ये चट्टानें ही कमज़ोर हो गई, कमज़ोर होकर के टूट गई, तो ये क्या हो गया, अपक्षय। पदार्थ कहीं गया नहीं, इस अपक्षय में याद रखना पदार्थ यहीं रहेगा। ठीक, बस चट्टान का कमज़ोर हो गया, कमज़ोर होकर के टूट जाना ही चट्टान का क्या होता है, अपक्षय होता है। तो देख लीजिए इसके अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। क्या, कि वायुमंडलीय तत्वों के, जैसे वर्षा हो गया है ना, या मान लीजिए कि तापमान हो गया है ना, जीव हो गया, ठीक, रासायनिक क्रिया हो गई, इन सब के कारण क्या हो रहा है, धरातल के पदार्थ पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। किसमें, अपक्षय में। अपक्षय के अंतर्गत ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए एक चीज़ है, अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से न शैलों के यांत्रिक विखंडन यानी मैकेनिकल और रासायनिक वियोजन या ठीक डिकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, तो भैया मौसम, जलवायु, इन सब के कारण अब जो चट्टान होती है उसका विखंडन, यांत्रिक विखंडन, मतलब बस चट्टान कमज़ोर होकर के टूट गई, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो रासायनिक वियोजन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या यांत्रिक विखंडन के रूप में उसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, चूँकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है ना, याद रखना, मतलब बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन, मतलब क्या होता है, जो चट्टान है ना, ये चट्टान कमज़ोर तो हुई है ना, टूट गई, लेकिन ये चट्टान का संचलन नहीं हुआ, मतलब ये कहीं गई नहीं, यहीं पर है, एक ही जगह पर है और एक ही जगह रह करके कमज़ोर हो गई। ठीक, यह एक इन सीटू मतलब क्या होता है, जहाँ पर है वहीं पर, या ऑन साइट, जहाँ पर है ऑन साइट प्रक्रिया है। तो ये चीज़ याद रखने का कि भैया अपक्षय क्या है, एक इन सीटू या ऑन साइट प्रक्रिया है, ऑन साइट है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है भैया, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिका, है ना, जलवायु, स्थलाकृति एवं वनस्पतिक कारकों द्वारा प्रानुकूलित, है ना, कंडीशनड होती हैं।
क्या कंडीशनड है इसकी भैया? जो अपक्षय है, अपक्षय प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, एक तो भौमिकी, जलवायवीय, स्थलाकृतिक और वनस्पतिक कारकों द्वारा कंडीशनड होती हैं। ठीक, इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न होती है। ठीक, आगे यहाँ देख लीजिए, अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला कौन सा है भैया? रासायनिक अपक्षय, दूसरा होता है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, तीसरा होता है जैविक अपक्षय। ठीक, इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्रायः किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक चट्टान पर केवल एक ही प्रक्रिया काम करेगी, ऐसा नहीं, ये तीनों मिल करके एक चट्टान पर ये काम कर सकती हैं, रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, जैविक क्रिया। लेकिन ये है कि किसका प्रभाव ज़्यादा है, जिसका प्रभाव ज़्यादा है, इम्पैक्ट ज़्यादा है, वही ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें देखिए अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह है, जैसे कि उसका विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। तो अब मेन चीज़ समझ लीजिए भैया कि जो केमिकल वेदरिंग है वो क्या होता है। तो अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह है, पहली बात समझ लीजिए। ठीक, कौन सा? रासायनिक अपक्षय, जैसे कि विलयन है ना, मतलब विलयन हो रहा है, कार्बोनेटीकरण हो रहा है, नहीं जलयोजन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, ठीक, विलयन न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म यानी क्लास्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो भैया ये सब क्रिया हैं। जैसे रासायनिक अपघटन, उसका क्या हो रहा है, चट्टान का क्या हो रहा है भैया, उसका या तो चट्टान का रासायनिक रूप से विलयन हो रहा है, कार्बोनेटीकरण हो रहा है, जल योजन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिसके कारण चट्टान क्या हो रही है, धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रियाओं द्वारा ठीक चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। ठीक, इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऊष्मा के साथ जल और वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। ठीक, आगे देखिए वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं जंतुओं का अपघटन ठीक भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक, विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रक्रियाओं के समान ही होती हैं। तो रासायनिक अपक्षय में बस यही चीज़ होता है कि भैया उसमें क्या होता है कि जैसे चट्टान है, चट्टान घुल गई, उसका कार्बोनेटीकरण हो गया, जलयोजन ठीक, तो यही सब क्या होता है रासायनिक अपक्षय। उसके बाद यहाँ पर देखिए भौतिक अपक्षय लिखा हुआ है। तो भौतिक अपक्षय प्रक्रिया में क्या होता है भैया, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। ठीक, प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों फोर्सेस पर निर्भर होती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टान कमज़ोर हो गया। जैसे देखिए जैसे क्या हो गया भैया कि अत्यधिक ऊपर भार दबाव ठीक एवं अपरोपण प्रतिबल। दूसरा होता है तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि, पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण, एक्सप्लोशन, ये सब होता है बल। ठीक, तीसरी बात क्या होता है, शुष्कन एवं आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। ठीक, इससे भी वो चट्टान कमज़ोर होती है। इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं, जिसका परिणाम शैलों का विभंग है ना, फ्रैक्चर होता है, जिससे चट्टान धीरे धीरे क्या होती है, कमज़ोर हो जाती, टूट जाती। तो भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापी विस्तारण एवं दाब के निर्मुक्त होने के कारण होता है। चट्टान है उस पर दाब बहुत ज़्यादा पड़ गया है, ताप में डिफरेंस हो गया, इसके कारण भी चट्टान कमज़ोर हो जाती है। ठीक, देखिए ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं। ठीक, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों के सतत श्रांति के फलस्वरूप ये शैलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। देखिए जैविक अपक्षय भी देख लीजिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में क्या होता है भैया कि जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय
वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। जैसे केचुआ, दीमकों, चूहों, कृंतकों आदि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं बेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है, ठीक, जिससे रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अनावृत एक्सपोज सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है, ठीक। अब देखिए, मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोत कर, मिट्टी में कृषि करके, धरातली पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों का मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है, ठीक। यही सब चीज़ें हैं। और देखिए, सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण, घुलन बढ़ जाता है, ठीक। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं, ठीक। जैसे पौधा है, पौधे की जड़ों ने क्या किया, मिट्टी में चली गई, चट्टानों के नसों में घुस गई, धीरे धीरे मोटी हो रही, तो चट्टान कमज़ोर हो गई, टूट गई, ठीक। तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं, ठीक। अब देखिए, अपक्षय के विशेष प्रभाव क्या होते हैं। अपक्षय के विशेष प्रभाव, पहला होता है अपशल्कन। तो इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन और फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है, ठीक। देखिए, अपशल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है। शैल या धरातल शैल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है, ठीक। अपशल्कन अभारितकरण मतलब क्या होता है, अनलोडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक। मतलब जो चट्टान है, चट्टान के ऊपर से भार हट गया, एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा, ठीक। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है, ठीक। अपशल्कित गुंबद एवं टार्स क्रमशः अभारितकरण का मतलब होता है जिस चट्टान का भार है वो धीरे धीरे हट गया उसका वहाँ पर से, ठीक, भार हट गया, तापीय संकुचन से उत्पन्न होता है। अपक्षय का महत्व क्या होता है भैया, देखिए, अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण, प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपरदन और बृहद संचलन यानी मास वेस्टिंग के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। मतलब क्या होता कि जो चट्टान है ना, अगर चट्टान टूट गई, कमज़ोर हो गई, तो ठीक है, वो अपरदन के लिए भी होता है, नई नई मिट्टियाँ भी बनती हैं, मिट्टी निर्माण के लिए, मास वेस्टिंग के लिए भी ये सब उत्तरदायी होता है अपक्षय, ठीक। जैव मात्रा एवं जैविक विविधता मुख्यतः जैसे वनों है ना, वनस्पति की देन है, तथा वन अपक्षयी प्रावार की गहराई पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जो वेदरिंग है, वेदरिंग कितना ज़्यादा हुआ है जिसकी उसकी वजह से क्या होता है, वनों में है ना, वन वहाँ पर उगाते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से अपक्षय के लाभ हैं। यदि शैलों का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई चट्टान है, अगर कमज़ोर होकर के टूटी नहीं तो अपरदन कैसे होगा। इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहद क्षरण, अपरदन, उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है, एवं क्या होता है भैया, स्थलाकृतियाँ अपरदन का परिणाम है, ठीक। शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा है, मैग्नीज है ना, एल्युमिनियम है, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण है ना, और संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपक्षय क्या होता है, मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक। देखिए, जब शैलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं, वहाँ हट जाते हैं, तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार नहीं होगा, ठीक। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखिए मास वेस्टिंग क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो मास वेस्टिंग देखिए बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सैलों का बृहद मलबा यानी डिब्राइज जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। ठीक, इसके बारे में बता दिया हूँ पहले ही क्या कि जैसे ढाल होता है तो ढाल में जो यहाँ पर मलबा है ये मलबा सरक करके नीचे जाता है। ठीक, यही होता है ये डिब्राइज मतलब हो गया मलबा हो गया, और मलबा का नीचे सरकना ही क्या होता है, मास वेस्टिंग होता है। ठीक, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव इसमें काम करता है, इसी के प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। ठीक, इसका तात्पर्य क्या हुआ भैया, वायु जल हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते। ठीक, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु जल या हिम ले जाते हैं। बृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं जिनके अंतर्गत क्या होता है, विसर्पण बहाव है ना, स्खलन पतन सम्मिलित होता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक, यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा जरूर देता है। ठीक, बृहद संचलन अपक्षयित ढालों पर अनपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। देखिए बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल हिमानी वायु लहरें धाराएं ठीक बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक, इसका अर्थ हो गया भैया कि बृहद संचलन अपरदन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, यद्यपि पदार्थों का संचलन जैसे गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। ठीक, एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं। ठीक, असंबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले संस्तर वाली शैलें भ्रंश तीव्रता से झुके हुए संस्तर खड़े भृगु तीव्र ढाल पर्याप्त वर्षा मूसलाधार वर्षा वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। ठीक, ये सब हैं जो बृहद संचलन में हेल्प करते हैं। आगे देखिए बृहद संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं, वे इस प्रकार हैं। पहली बात, प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधन हो सकते हैं। ठीक, प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार का हटाना। दूसरी बात, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि है ना। तीसरी बात, पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। चौथी बात, अत्यधिक वर्षा संतृप्ति ढाल के पदार्थों के स्नेहग्नि लुब्रिकेंट द्वारा उत्पन्न अतिभार और मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना। ठीक, भूकंप आना है ना, विस्फोट या मशीनों का कंपन यानी वाइब्रेशन। तीसरी बात, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव या झीलों जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे जल का मंद गति से बहना। ठीक, तीसरा अगला हो सकता है प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। ठीक, संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं। पहला होता है अनुप्रस्थ विस्थापन हो सकता है, तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन। दूसरा प्रवाह और तीसरा स्खलन हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम भूस्खलन को पढ़ेंगे। भूस्खलन को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।